सोच बदलो, सितारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। नज़रिए बदलो, नज़ारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। और कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं मेरे यारो, और कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं मेरे यारो। रास्ते बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मैं सत्यम कुमार, आज फिलॉसफी डिपार्टमेंट जो कि डीएवीपीजी कॉलेज के अंतर्गत आता है, उन्हीं से संजय कुमार सिंह सर से कुछ फिलॉसफी से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटी क्या सभी लोगों को मिलेगी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हमारे सामने फिलॉसफी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर संजय कुमार सिंह सर हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह सर से उनके जर्नी के बारे में, उनके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा कि आखिर सर आपको अपने प्रोफेसर बनने की जर्नी में क्या क्या समस्याएं उठानी पड़ी। समस्याएं तो हम नहीं कह सकते हैं। जब भी आप प्रोफेसर बनना चाहेंगे तो सबसे पहले आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। इसके लिए कुछ मानक तय किए गए हैं यूजीसी के द्वारा। तो अगर आपका ड्रीम प्रोफेसर बनना है तो उसी मानक के हिसाब से आप अपने को तैयार करते हैं। तो इसमें नेट की परीक्षा को सबसे पहले तो पीजी करना पड़ता है, फिर नेट की परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ती है। उसके बाद जो है फॉर्म निकलते हैं, उसको अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। अगर अच्छा हुआ तो आप सेलेक्ट हो गए। और मेरे हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को जो कंपटीशन के फील्ड में अगर अपने को कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो, तो एक ऑप्शन इसको लेके चलना चाहिए, लेक्चरशिप की जॉब, क्योंकि ये बहुत ही नोबल जॉब मानी जाती है। ये इसके थ्रू आप जो है समाज की सेवा करते हैं। समाज का निर्माण में आपकी महती भूमिका होती है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत नोबल जॉब है। और भी अगर आप किसी और भी जॉब में आप जाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप लेके चल सकते हैं साथ में नॉर्मली। तो सर अगर कोई भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर में, बीए आर्ट्स में अगर फिलॉसफी एज अ कोर या फिर एज एन ऑनर्स अगर चूज करता है तो उसके लिए सही होगा? क्योंकि सर एक धारणा बन गया है कि फिलॉसफी को डीपली नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आदमी अगर फिलॉसफी को डीपली पढ़ लेगा तो फिर उसके बाद वो अपना जीवन जीना भूल जाएगा, क्योंकि वो किसी से हेट ही नहीं करेगा, किसी से लव ही नहीं करेगा। तो सर आपका इस पर क्या ओपिनियन है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से भ्रांति है कि ये फिलॉसफी के बारे में एक तरह से मिसगाइडेड अप्रोच है लोगों का। आपको पता होगा कि फिलॉसफी को कहा जाता है कि फिलॉसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। यह सभी विषयों की जननी है। अगर आपके पास चिंतन नहीं है तो दर्शन नहीं है, ठीक है। तो फिलॉसफी को आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि फिलॉसफी में क्या है कि एक तो टोटल कंसेप्चुअल है। जो व्यक्ति इसको समझता नहीं वो इसके बारे में बोल सकता है। अगर फिलॉसफी आपको आती है, अगर फिलॉसफी को फिलॉसफी के तरीके से आपने पढ़ा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि थोड़ा सा इस सब्जेक्ट की पॉपुलैरिटी कम है, स्पेशली ये खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसको लोग ज़्यादा रखते हैं। उसमें आज भी उसका स्कोप है। एक समय ऐसा था कि फ़िलॉसफी लेने वाले लगभग 80% स्टूडेंट जो है सिविल में सेलेक्ट होते थे, पीसीएस में होते थे, आज भी होते हैं। लेकिन जहाँ चूँकि हम लोग फ़िलॉसफी के टीचर हैं, इसलिए हम लोग का ऐसा अप्रोच नहीं है। फ़िलॉसफी को अगर आप नहीं समझते हैं तो फ़िलॉसफी के बारे में आप मिसकंसेप्शन आपका हो सकता है, क्योंकि फ़िलॉसफी इज़ अ वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। सब कुछ कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो फिलॉसफी जैसा आसान कोई विषय ही नहीं है। सर अगर कोई फिलॉसफी को चूज कर लेता है, अभी सर उसे सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन में या फिर पीसीएस लेवल के एग्जामिनेशन में कितना हद तक ये बेनिफिशियल साबित होगा? देखिए, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमैनिटी में फिलॉसफी जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि हम लोग भी इस फील्ड से जुड़े रहे हैं। हम लोग भी कंपटीशन देते रहे हैं, बहुत अच्छा मार्क्स हम लोगों ने गेन किया रिटन में, मेंस में। तो क्योंकि फिलॉसफी में हम पहले ही बताया आपसे कि उसका बहुत ही कंसाइज सिलेबस है, कंसेप्ट बेस्ड सिलेबस है। तो हमें नहीं लगता कि फ़िलॉसफी और भी विषय बेहतर हो सकते हैं, लेकिन फ़िलॉसफी का आपको कहीं से भी कमतर नहीं आंक सकते, क्योंकि ये टोटल कंसेप्ट बेस्ड है। इसमें कुछ भी आपको रटना नहीं है। तो अगर आप कंपटीशन देते हैं जहाँ आपको जैसे मैथ है, अगर मैथ आपको आती है, फिजिक्स आपको आती है, तो इसमें आपको रटना नहीं है। सेम वही पोजीशन फिलॉसफी में। फिलॉसफी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे फिलॉसफी गॉड की बात करती है, सेल्फ की बात करती है और वर्ल्ड की बात करती है, ठीक है। ये मेन जो मेटाफिजिकल टॉपिक्स हैं फिलॉसफी के, तो इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता है, ठीक है। सर अब तक के आपके अध्ययन के अनुसार, अनुभव के आधार पर आप सर इंडियन फिलॉसफी में या फिर वेस्टर्न फिलॉसफी में किसको अपना एक बेस्ट फिलॉसफर मानते हैं? बेस्ट फिलॉसफर इंडियन फिलॉसफी में अगर देखा जाए तो दो तरह की धाराएं यहाँ पे हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक।
तो खास करके अगर आप ना आस्तिक को देखेंगे तो आस्तिक में हमें जो पसंद है वो खास करके शंकराचार्य और बुद्धा फिलॉसफी, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ हमने देखा है कि भारतीय दर्शन में क्या है कि इस एक तरह से इसको जो है एक जीवन की वे ऑफ लाइफ, इंडियन फिलॉसफी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। क्यों इसको जीवन की एक कला के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी में क्या है कि जितने फिलोसफर्स हैं सबकी पूरी कंप्लीट फिलॉसफी है। अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी से कंपेयर करेंगे इसको, तो वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या है कि उसका अप्रोच थोड़ा अलग है, वेस्टर्न का थोड़ा अलग है, उसका थोड़ा अलग है। वेस्टर्न में क्या है कि वेस्टर्न फिलॉसफी में हमें किसी भी फिलोसफर की एक कंप्लीट फिलॉसफी नहीं दिखती। जैसे इंडियन फिलॉसफी में जितने फिलोसफर हैं उनकी पूरी कंप्लीट फिलॉसफी है। वेस्टर्न फिलॉसफी में अगर आप हुसरल को छोड़ दीजिए और जितने फिलोसफर हैं वो कंप्लीटली मतलब हमें नहीं लगता कि पूरा किसी कॉन्सेप्ट को अंत तक आगे बढ़ाए हैं। आप अगर प्लेटो से शुरू करेंगे, आप एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर से, प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, सोक्रेटिस हो गए, या मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफर हो गए, फिर कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफर हो गए, इनका अप्रोच थोड़ा अलग है। एक साइंटिफिक अप्रोच है, क्यूरियोसिटी बेस्ड अप्रोच है। ये मेटाफिजिक्स पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। जैसे आप देखेंगे बुद्धिज़्म के अगर आप रेशनलिज्म की बात करेंगे तो उनको डॉगमेटिज्म कहा जाता है, डॉगमेटिक फिलोसफर कहा जाता है, क्योंकि वे अनक्रिटिकल अप्रोच रखते हैं। अगर आप एम्पिरिसिज्म की बात करेंगे उनको अल्टीमेटली स्केप्टिक माना जाता है, जैसे ह्यूम को लाख का जो अनुभववाद है ह्यूम में स्केप्टिसिज्म में चेंज हो जाता है। फिर कांट आते हैं, कांट ने बहुत कुछ रिकंसाइल करने का प्रयास किया है। हीगल आते हैं, चूँकि हीगल जो है रेशनलिज्म को हाई लेवल पर पहुँचा देते हैं। हीगल को रिप्लाई करने के लिए जो फिलोसफर आते हैं कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफर, उनकी फिलॉसफी है खास करके जो है एम्पिरिसिज्म पे ही बेस्ड है। क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफर है उनकी फिलॉसफी भी सेंस एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, लेकिन उनको हम अनुभववादी नहीं करते, क्योंकि उनका एक मेथड अलग है, ठीक है। तो उसके बाद इनका हीगल का जवाब देने के लिए कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफर आते हैं, उनकी फ़िलासफ़ी आपने देखा होगा। फिर बाद में जाके हुसरल आते हैं। हुसरल की फ़िलासफ़ी में एक कंप्लीट फ़िलासफ़ी लगती है। तो अगर वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में देखा जाए तो हमें खास करके जो है कांट की फ़िलासफ़ी और हुसरल की फ़िलासफ़ी। सर, और कोई लड़का फिलॉसफी पढ़े या ना पढ़े वो तो अलग बात हो गई, लेकिन जैसे आप बताए हैं फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, ऑल सब्जेक्ट। तो सर, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो फिलॉसफी एज अ कोर या फिर ऑनर्स पढ़ भी नहीं रहा है, लेकिन उसे कौन सी बुक है जो अपने लाइफ में एज अ फिलोसफर उसे पढ़नी चाहिए, जो उसे फिलॉसफी की बुक जो उसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी? फिलॉसफी के लिए देखिए, अगर हमारे यहाँ क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं इंडियंस ही पढ़ते हैं, तो पहले उनको इंडियन फिलॉसफी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मतलब नॉलेज के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं तो इंडियन फिलॉसफी पढ़नी चाहिए और वेस्टर्न भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो आपकी जो ज्ञान की भूख है वो तो एक जगह नहीं रुकती है। अगर आप दर्शन में आपका इंटरेस्ट है या किसी विषय में इंटरेस्ट है तो आप उसके अंत तक जाएंगे। तो आपको इंडियन पढ़ना चाहिए, वेस्टर्न पढ़ना चाहिए। सर, कोई एक स्पेसिफिक बुक का नाम बता दीजिए इंडियन फिलोसफी का, किसी एक स्पेसिफिक राइटर का नाम जिसकी इंडियन फिलोसफी पढ़नी चाहिए। देखिए, इंडियन फिलोसफी में जो इनिशियल बुक्स है इन माय व्यू, हिंदी मीडियम के लिए एस.पी. सिन्हा की एक बुक आती है, बहुत अच्छी है। बी.एन. सिंह की बुक अच्छी है, आपको समझने के लिए सफिशिएंट है। और वेस्टर्न फिलोसफी में आप पढ़ना चाहें तो आप सी.डी. शर्मा की पढ़ सकते हैं। सी.डी. शर्मा की अच्छी बुक है। वहाँ भी बी.एन. सिंह की बुक अच्छी बुक है। एच.एस. उपाध्याय ने भी कुछ किताबें लिखी हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। ये सब बुक्स आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके दूसरे स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, जैसे एथिक्स के बारे में, एथिक्स भी उसका पार्ट है, फिलोसफी का ही पार्ट है। इसमें आप बी.पी. वर्मा को पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में विलियम लिली की पढ़ सकते हैं, आप जदुनाथ सिन्हा की पढ़ सकते हैं। तो मिला जुला के फिलोसफी को आप ये नहीं कह सकते कि फिलोसफी इज़ नॉट अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिलोसफी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फिलोसफी का एक विंग है एथिक्स मोरलिटी की बात करता है। आपने देखा होगा बिना मोरलिटी के इंसान का जीवन एक तरह से नगण्य है। अगर मोरलिटी आप साथ लेके नहीं चलते हैं तो आप कितनी भी रेशनलिटी प्राप्त कर लें, आप कितना भी डेवलपमेंट कर लें, अगर आपके पास मोरलिटी नहीं है तो आपका एक्चुअल विकास नहीं माना जाएगा और डाउनफॉल होना तो तय है। सर, अगर कोई भी स्टूडेंट सीयूईटी का एग्जाम देता है और उसको अपना डिजायर्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं मिलता है, लेकिन उसे डीबीपीजी कॉलेज मिल जाता है, तो सर उसे डीबीपीजी कॉलेज में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? देखिए, हमारे बीएचयू में 4 कॉलेजेस हैं। बाय द वे, अगर किसी को कैंपस नहीं मिलता है तो जहाँ तक मैं अपने कॉलेज के बारे में जानता हूँ कि मेरे कॉलेज में जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ उसके बहुत ही कॉम्पिटेंट टीचर हैं
और हमारे यहाँ टीचर और स्टूडेंट के बीच जो एक लर्निंग अप्रोच है, टीचिंग एंड लर्निंग अप्रोच, वो बहुत ही अच्छा है। सारे टीचर जो है एक एक बच्चे का ध्यान रखते हैं और बच्चों से ज़्यादा टीचर उनको लेके सीरियस होते हैं, उनके करियर को लेके। और यहाँ पे चूँकि क्वालिफाइड टीचर्स हैं, क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं और बहुत अच्छे अनुभव रखते हैं यहाँ के टीचर्स, इसलिए वो उनको हर तरह से काउंसिल करने में सक्षम है। वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके इंटरेस्ट को देखते हुए हम लोग जो है उनको काउंसिल करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। थैंक यू सर। तो अब हम लोग के सामने फिलॉसफी के एक और महान शिक्षक जो डीएवी पीजी कॉलेज के रिनाउंड टीचर हैं, जिनका नाम विशुद्ध द्विवेदी सर है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके अब तक के अनुभव के आधार पर आप सर अपना एक सबसे जो बेस्ट फिलोसफर है वो किसको मानते हैं? देखिए, फिलोसोफर्स के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो कोई भी फिलोसोफर कोई किसी भी रूप में बुरा या अच्छा या बेस्ट नहीं होता। हर किसी का अपना सोच होता है, अपना मंतव्य होता है। हमारे यहाँ दर्शन में कहा जाता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। तो दर्शन जो है देखने की कला है। अब हर व्यक्ति अपने अपने नज़रिए से चीज़ों को देखता है, जिसके आधार पर वो चीज़ों को गढ़ता है, उसके आधार पे वो मानवता को, और जैसे अभी सर ने बताया कि इथिक्स और मोरालिटी को लेकर के चलता है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं दर्शन में। अगर हम उस पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत से ऐसे दार्शनिक हैं जिनके अध्ययन से हमको बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। जैसे हमारे यहाँ अगर मेटाफिजिक्स में देखें, स्टार्टिंग अगर हम ग्रीक फिलॉसफी से करें, जैसे थेल्स ये कहते हैं कि जल से उत्पत्ति हुई है, उसी के अतिरिक्त अन्य कहते हैं वायु से हुई है। तो ये जो उनका अपना एक दर्शन, एक देखने का नज़रिया है, उस आधार पे चीज़ों को गढ़ा जाता है। तो दर्शन आपको एक दृष्टिकोण देता है जिसके माध्यम से आप अपने आप को निखारते हैं। सर अब आता है आस्था और अनास्था का सवाल। तो सर आप आस्था के सवाल पर क्या सोचते हैं? सर किसी को रिलीजियस होना चाहिए या फिर रिलीजियस नहीं होना चाहिए, या फिर एक्सट्रीमली रिलीजियस होना चाहिए, या फिर मॉडरेट होना चाहिए? पहली बात तो ये कि आस्था पे किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया जा सकता। आस्था प्रश्न से बढ़ की चीज़ें होती हैं। आप बहुत से ऐसे लोगों को देखे होंगे जिनका ईश्वर पे विश्वास नहीं होता, लेकिन ईश्वर पे विश्वास ना होना अगर वो एक्सट्रीम लेवल पर है तो ये उनकी अपनी आस्था है। जब आपकी कोई विचार, आपका कोई मंतव्य एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तो वो स्वयं आस्था का स्वरूप बन जाता है। उसको डिफाइन करने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि हाँ यह व्यक्ति जो है आस्थावान है या आस्थावान नहीं। तो धन्यवाद सर। अब हम लोग के सामने फिलॉसफी डिपार्टमेंट डीएवी पीजी कॉलेज के एक और बहुत ही महान शिक्षक, महान प्रोफेसर डॉक्टर संजीव वीर प्रियदर्शी सर। अब उनसे हम उनके सबसे बेस्ट फिलोसफर के बारे में जानेंगे कि आखिर उनको कौन सा इंडियन फिलोसफर या फिर वेस्टर्न फिलोसफर जो सबसे अधिक इंस्पायर करता है। मुझे तो लॉर्ड बुद्धा इंस्पायर करते हैं भारतीय दर्शन में, क्योंकि उनका धर्म और दर्शन जो है तार्किकता पर निर्भर है, और वो पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने तर्क की बात की। ठीक है। और सर दूसरा क्वेश्चन यह है आपसे कि सर आप आस्था और अनास्था यानी कि एक ईश्वरवाद और एक अनेकेश्वरवाद के विषय पर क्या सोचते हैं? आस्था और अनास्था की जहाँ तक बात है तो आस्था वह है जिस पे तर्क लागू नहीं होता है। आस्था सभी व्यक्ति का भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन जब हम एक उसको तर्क के तराजू पे तौलेंगे तो उसमें अंतर आएगा। जैसे तुम्हारी आस्था है कि पत्थर में भगवान है, लेकिन अगर हम उस पर तार्किक तौर पे सोचेंगे तो पत्थर में किसी तरह का ईश्वर नहीं है। सर एक जो इस समय रिसेंट जो इशू चल रहा है, बर्निंग इशू है डार्विनिज्म, जो डार्विन थ्योरी को क्लास 10th के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो सर अब अगर धर्म और साइंस को साथ साथ ले चलने की बात हो तो अब क्लास 10th से डार्विनिज्म को हटा देना, और या फिर अगर हम साथ साथ लेके भी चल रहे हैं आस्था और साइंस को, तो सर क्या दोनों को साथ साथ लेके चला जा सकता है कि साइंस अपना एक बिल्कुल ही अलग पायदान पर अपना वो मतलब कि अपने आप को दर्शाता है? जैसे साइंस और या विज्ञान की परिभाषा देते हैं तो साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अपीयरेंस फेनोमेना। जो कुछ भी जो हमें दिखता है, विज्ञान क्या करता है उसका क्रमबद्धता पूर्वक अध्ययन करता है। जबकि धर्म क्या करता है, धर्म की जो बातें हैं वो एक आस्था पर निर्भर है। अगर हम धर्म को तर्क की तराजू पर तौलेंगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिसको हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो डार्विनिज्म की जो थ्योरी है विकासवाद का, वह एक तार्किक
तार्किकता की बात करता है। जहाँ तक हम लोग देखेंगे भिन्न भिन्न धर्मों में इस सृष्टि की उत्पत्ति की भिन्न भिन्न व्याख्या की गई है। तो साइंस और आस्था दो अलग अलग पहलू हैं, और दर्शन शास्त्र ही वह विद्या है जो धर्म को तर्क की तराजू पर तौलता है। तो धन्यवाद सर। साथ एक बहुत ही ऊर्जावान प्रोफेसर डॉक्टर रामेंद्र सिंह, जो अपने पढ़ाने के शैली से जाने जाते हैं पूरे विद्यालय भर में। तो सर सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सर आपका जो धर्म और आस्था पर आपका क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये दौर जो बहुत कुहासे से भरा हुआ है, इसमें आपके विद्यार्थी मन में ये चिंताएं जागी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उन्नयन के लिए आवश्यक है। विद्यार्थी जहाँ इतना सुधी हो, वहाँ का शिक्षक सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि वह उस रॉ मटेरियल को शेप करता है जो रॉ मटेरियल अपने आप में उत्कृष्ट है। अब हम आते हैं आपके मूल प्रश्न पर। सवाल धर्म और आस्था का है। धर्म नितांत व्यक्तिगत और मानव की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पूर्णतया आस्था पर आधारित है, किंतु आस्था का निर्माण सुचिंतित तार्किक मति और बौद्धिक गति से होता है। आस्था सहज में नहीं बनती। गोस्वामी जी ने अपने मानस में इसकी चर्चा की है। जाने बिनु न होई परितीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। यह सोपान क्रम है। बौद्धिकता अपना आधार लेकर चलती है, तर्क के माध्यम से गति पाती है, और जब वह एक परिपक्वता के शीर्ष पर पहुंचती है तो उसके बाद प्रारंभ होता है आध्यात्मिकता का क्षेत्र, और वहां आस्था अपने मूल रूप में प्रकट होती है, और वह हमें इस जड़ जगत से उस नितांत अज्ञात असीम की ओर ले चलती है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में दोनों का हस्तक्षेप नहीं है। यह अवश्य है कि धर्म जिस आस्था पर टिका हुआ है वह बौद्धिकता से उच्चतर स्तर है, इसलिए दोनों परस्पर पूरक हैं। सर अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि सर आपके नज़र में इंडियन फिलोसफर या फिर वेस्टर्न फिलोसफर में कौन से फिलोसफर हैं जो सबसे ज़्यादा आप पर प्रभाव छोड़ते हैं? दोनों दर्शन, जहां तक भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन का प्रश्न है, दोनों दर्शन अपने अपने क्षेत्र में ज्ञान के शोधात्मक दृष्टिकोण के लिए सामने आते हैं। भारतीय दर्शन एक व्यापक परिवेश, एक व्यापक क्षितिज लेकर सामने आता है। उसके सामने 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और उसका प्राप्तव्य मोक्ष है वह मानव जीवन के साथ साथ मानवेतर स्थितियों पर भी सोचता है। उसके जीवन में घटित होती हुई घटनाओं की जब वह पूर्ण तर्क से व्याख्या नहीं कर पाता तो विवश होकर उसे लोकोत्तर चिंतना करनी पड़ती है, और इसीलिए वह उस परम तत्व की ओर उन्मुख होता है। तो अगला प्रश्न यह है मेरा उत्तर अभी पूर्ण नहीं हुआ था। जहां तक पश्चिमी दर्शन का प्रश्न है, पश्चिमी दर्शन पारलौकिक संदर्भों की चिंतना कम करता है। वह दर्शन ज्ञान की खोज के रूप में लेता है, और फिर वह तर्क और बुद्धि के आधार पर अपने निष्कर्षों का निष्पादन करने की कोशिश करता है। हालांकि कुछ ऐसे दार्शनिक पश्चिमी जगत में भी हैं जो इस भौतिक इंद्रिय जगत से परे अतीन्द्रियता, ट्रांसेंडेंटलिज्म की ओर जाते हैं, और फिर उस क्षेत्र में वे ज्ञान का माध्यम, ज्ञान का स्रोत बुद्धि से हटकर श्रद्धा या विजडम को बनाते हैं। ऐसी स्थिति में पश्चिमी दार्शनिक भी आदरणीय है। तर्क के माध्यम से उन्होंने कुहासे को छाटने की कोशिश की है, किंतु जहां तक मेरा नितांत निजी दृष्टिकोण है, भारतीय दर्शन में जो लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टिकोणों का अद्भुत समन्वय है वह अपने आप में अप्रतिम है। विश्व में किसी दूसरे स्थल पर यह दिखाई नहीं पड़ता। सर आत्मा और परमात्मा के विषय पर आपका क्या सोचना है? यह तथ्य सिद्ध है कि आत्मा और परमात्मा अंश और अंशी के संबंध से जुड़े हुए हैं। अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग दृष्टिकोण से एक ही तत्व की व्याख्या की है।
दृष्टिकोणों का वैभिन्न हो सकता है, किंतु लक्ष्य लगभग एक ही है, वह है मुक्ति। इसीलिए भारतीय दर्शन का आर्ष वाक्य है, सा विद्या या विमुक्तये, वह विद्या जो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। तो आत्मा और परमात्मा, इन दोनों के विषय में सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि अंशी और अंश का संबंध है। यह नितांत सत्य और सार्थक विषय है। इस पर चर्चाएं परिचर्चाएं होती रही हैं। हम अध्यापन भी इन विषयों का करते हैं। उपनिषद इसी चर्चा से भरे पड़े हैं और जहां तक मुझे लगता है कि इस दुनिया के ग्रंथों की अन्यतम परंपरा है उपनिषदों की, जो अपने आप में आदरणीय है। सर, भारतीय दर्शन में ही केवल ऐसा एक कॉन्सेप्ट है पुनर्जन्म का, जो कि पश्चिमी दर्शन में नहीं पाया जाता। तो सर, पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पर आपका क्या सोचना? इस विषय में मैं आपसे अपने अनुभव के आधार पर प्रेरणा लेने की बात कहूंगा। हम अपनी आंख के सामने मानव जीवन में देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनका हमारे कर्म से कोई संबंध नहीं होता। हम नितांत अच्छे कर्म कर रहे हैं, जीवन भर हमने कोई गलत नहीं किया, उसके बावजूद हम कष्ट पाते हैं। ऐसा क्यों? मुझे लगता है वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार नहीं किया करेगा कि जो किया हुआ कर्म है उसका परिणाम नहीं प्राप्त होता, या जो नहीं किया हुआ कर्म है उसका परिणाम हमें प्राप्त होता है। तो अकृताभ्यागम और कृतप्रणाश, ये दो स्थितियां भारतीय चिंतन स्वीकार नहीं करता। और ऐसी स्थितियों में जब अकृताभ्यागम और कृतप्रणाश का कॉन्सेप्ट स्वीकार न किया जाए तो यह आवश्यक हो जाता है मानना कि फिर इन कर्मों के फल का उपभोग किसी अन्य जन्म में, जन्मांतर में है। इसीलिए जो भारतीय चिंतन में पुनर्जन्म की अवधारणा है, वह अवधारणा अपने आप में अत्यंत तार्किक और समीचीन है। भारतीय दर्शन में संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध जो 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, उन 3 प्रकार के कर्मों की अवधारणा भी तर्कतः सिद्ध है, तर्क की कसौटी पर सिद्ध है। और इसलिए मैं कहूंगा कि पुनर्जन्म एक अनिवार्य सत्य है और पुनर्जन्म को मानने से व्यक्ति का जीवन सुखी, सहज और सरल हो सकता है। धन्यवाद सर। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।